हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी सिंह फ्रॉम मानसी फ्री क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट सी कवर करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट ए, पार्ट बी हम कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो प्लीज अभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। चैप्टर के एंड में आपके सारे डाउट एंड क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो फ्रांस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और जो लुई 16 है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी जो नेशनल असेंबली ने बनाई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको एक्सेप्ट करना ही करना था। बट ये जो सारी चीजें फ्रांस में हो रही थी, ये जो चीजें थी ये किंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी मोनार्क होगा उसके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिंग सिचुएशन होगी, बिकॉज कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जब भी हमको कोई पॉलिसी या कोई भी चीजें बनानी हो या कुछ भी इम्प्लीमेंट करना हो हमको लोगों से डिस्कस करना पड़े। तो मतलब अब वो क्या था, वो एक नाम का राजा रह गया था क्योंकि उसके हाथ में कोई ज्यादा खास पावर्स नहीं थी। और ये सारी चीजें या जो ये सिचुएशन फ्रांस की थी, इससे जो नियर बाई कंट्रीज के हमारे मोनार्क थे तो वो क्या थे, वो भी काफी ज्यादा वरीड थे। फ्रांस की कंडीशन देख के उनको ये लग रहा था कि अगर ये फ्रांस के साथ हो सकता है तो मे बी ये हमारी कंट्री के साथ भी ऐसा हो सकता है, बल्कि ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, जो किंग लुई 16 थे, किंग लुई 16 had a secret negotiation with the king of Prussia। किंग ऑफ प्रशिया के साथ वो जाते हैं, उनकी एक सीक्रेटली कन्वर्सेशन होती है और उस कन्वर्सेशन में वो बात करते हैं और वो लोग मिलके प्लान करते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर अभी हमने इनको नहीं रोका तो ये सारी चीजें बहुत बेकार हो जाएंगी, कुछ भी सारी चीजें कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने सारी चीजें ट्रैक पे लाने के लिए उन्होंने ये प्लान किया कि हम आर्मीज को भेजेंगे और जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। बट ऐसा किंग वगैरह कर पाते, उससे पहले क्या हुआ, इन सारी कॉन्वर्सेशन का, इन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग का जो हमारी नेशनल असेंबली होती है उसको पता चल जाता है और नेशनल असेंबली 1792 में वोट करके ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम वॉर करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट किंग ऑफ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब आप बोलोगे कि प्रशिया तो समझ में आ रहा है क्योंकि जो हमारे किंग लुई 16 थे, ही हैड अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया, बट व्हाई ऑस्ट्रिया? इसके पीछे एक रीजन है। द रीजन इज दैट, आपको रिमेम्बर होगा नाम मैरी एंटोनेट, राइट, द नेम द वाइफ ऑफ किंग लुई 16, तो शी बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। और जो मैरी एंटोनेट थी वो, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो काफी ज्यादा लैविश थी, काफी ज्यादा रॉयल थी, जिसकी वजह से जो फ्रांस के मेंबर थे वो काफी ज्यादा उनसे नफरत करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम वॉर करेंगे पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो ये जो वॉर था ये कोई कॉमन वॉर तो था नहीं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वॉर था, बिकॉज इस वॉर में ये जो वॉर था ये किंग के अगेंस्ट और कॉमन पीपल के अगेंस्ट था, यानी कि पावरफुल पीपल और कॉमन पीपल के अगेंस्ट ये वॉर था। और इस वॉर में काफी थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया था और वो एक साथ सब लोग रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मर्सलीज एक जगह का नाम है, वहां के लोग भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट उन्होंने किया था आर्मी में और दे सपोज टू सिंग अ सॉन्ग एंड द सॉन्ग वाज मर्सलीज। ठीक है, मर्सलीज एक सॉन्ग हुआ करता था जो सबसे ज्यादा उस टाइम गाया गया था और ये सॉन्ग जो था वो कंपोज किया था हमारे रॉबर्ट डी इजले ने। और उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रांस एक नेशन बन जाता है तब ये मर्सलीज जो सॉन्ग था तो इस सॉन्ग को बना दिया जाता है फ्रांस का नेशनल एंथम। अच्छा, तो आप देख रहे हो सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, तो उसमें जो कॉमन पीपल थे, क्योंकि जो वॉर था वो पावरफुल पीपल और कॉमन पीपल के अगेंस्ट था, तो उसमें एक उस टाइम पॉलिटिकल अवेयरनेस काफी ज्यादा चल रही थी। तो एक क्लब हुआ करता था और वो बहुत फेमस क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। हियर इट इज जैकोबिन क्लब। तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको रिमेम्बर होगा 1791 में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो वोटिंग राइट थी, ठीक है, जो वोटिंग राइट थी उसमें वोटिंग राइट ये थी कि जो भी मेल सिटीजन होंगे 21 ईयर्स के अबव
और जो मतलब हाई टैक्सेस पे कर रहे होंगे, जो 3 दिन के लेबर का चार्ज है उनके इक्वल जो भी टैक्स पे करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट होगा। तो अभी भी तो कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि हमको ये जो रिवॉल्यूशन है इसको बंद नहीं करना चाहिए, हमको इसके साथ ही जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉल्यूशन बंद नहीं किया, वो उसके साथ ही गए। और उसमें जो वुमेन्स थी, वुमेन्स ने भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बट वुमेन्स का कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उनको कहीं भी राइट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे थे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जब क्लब होगा तो क्लब के टाइम उसमें एक लीडर्स भी होंगे, ठीक है। तो लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब के बारे में बता दूं, जो जैकोबिन क्लब था, इस क्लब में आते थे लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारे शॉपकीपर हो गए, डेली अर्नर्स हो गए, ठीक है, और आर्टिशियन हो गए, ये सारे मेंबर्स आते थे। और जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, यानी कि जो लीडर थे, वो भी एकदम कॉमन पीपल्स की तरह रिएक्ट करते थे। उनकी जो ड्रेसिंग वगैरह थी वो भी एकदम पुअर पीपल्स की तरह थी। और उनका मेन मोटिव ड्रेस करने का ये था कि मतलब वो लोगों को कंट्री में ये मैसेज दे सकें कि पुअर पीपल्स के पास भी पावर्स वगैरह होती हैं, वो किसी से कम नहीं है। एंड ही सिंपली यूज्ड टू वेयर अ ट्राउजर, वो ट्राउजर पहना करते थे, पैजामास और शर्ट वगैरह, टी शर्ट पहना करते थे, रेड कलर की हैट लगाया करते थे, जो कि रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनसे बिल्कुल अलग ये लोग ड्रेसअप हुआ करते थे। तब क्या हुआ, उन्होंने 1792 में एक अपराइजिंग की, ठीक है, उसके कंटिन्यू मतलब रिवॉल्यूशन के साथ रहे। और उन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस पे अटैक किया, ठीक है, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस पे अटैक किया। ये पैलेस जो था, यहाँ पर किंग लुई 16 रहते थे। क्या किया, जो भी किंग के गार्ड थे, जो किंग्स के गार्ड थे, उन सब पे अटैक किया, बहुत तोड़फोड़ की। और जो राजा था, राजा को यानी कि किंग लुई 16 को बंदी बना दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि अब हमको कोई भी रूलर नहीं चाहिए, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम बहुत रह चुके हैं, काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी, अब हमको पूरी तरीके से रिपब्लिक चाहिए। तो क्या हुआ कि मान लो फिर जो किंग लुई 16 थे, उन्होंने कहा कि ऐसी सारी चीजें हम कर देंगे लेकिन आप हमको छोड़िए। बट जो राजा था वो काफी ज्यादा क्रूअल था, तो लोगों ने कहा कि अगर हम इनको कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपनी क्या मतलब ये जो उनकी पॉलिसीज है ये कंटिन्यू में ले आएंगे, फिर से हम लोगों को मतलब अपने अंडर में रखेंगे। तो क्या हुआ कि उधर से फिर एक वोटिंग हुई और वोटिंग में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जितने भी मैन हैं, ऑल द मैन एट द एज ऑफ 21 ईयर ऑफ एज हैज द राइट टू वोट। यानी कि अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नॉन प्रॉपर्टी वाला कोई सीन नहीं था, कोई रिचर सेक्शन से बिलोंग करे या कोई वीकर सेक्शन से बिलोंग करे, सबको वोटिंग राइट मिल चुकी थी। बट वुमेन्स का अभी भी कोई सीन नहीं था। और जो न्यूली इलेक्ट असेंबली थी उसका नाम कॉन्वेंशन दिया गया। जाहिर सी बात है, उसके बाद क्या था, फ्रांस जो था वो पूरी तरीके से रिपब्लिक बन गया। मतलब 1792 फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। अब यहाँ पर कोई मोनार्क नहीं था, किसी के अंडर में फ्रांस नहीं था। जाहिर सी बात है, जब मोनार्कियल रूल खत्म हो गया तो मोनार्क जो थे उनको भी खत्म होना पड़ा, ठीक है। तो मोनार्क मीन्स हमारे किंग लुई 16 एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनियट सेंटेंस टू डेथ। और रीजन ये बताया गया, रीजन ट्रीजन का दिया गया, ट्रीजन का रीजन दिया गया। ट्रीजन मीन्स दैट कि वो जो मीन्स किंग लुई 16 एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनियट इज नॉट बीइंग लॉयल विथ हिज कंट्री मेंबर, यानी कि वो अपने लोगों के साथ वो क्या थे, लॉयल नहीं थे। जाहिर सी बात है, सही है। उसके बाद सब लोग पैलेस डी लॉ कोर्ट में मतलब इकट्ठा होते हैं। तो अभी तक फिर आपने देख लिया कि कैसे जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से रिपब्लिक बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे द रेन ऑफ टेरर। अभी तक हमने देखा कि जो फ्रांस है उसमें मोनार्कियल रूल हमारा खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर यानी कि हमारा 1793 टू 1794 का टाइम पीरियड, यानी कि हमारा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर हुआ करते थे। तो वो उन्होंने एक पॉलिसी लाई। पॉलिसी उनकी क्या थी, पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, यानी कि वो कंट्री में पूरी तरीके से इक्वालिटी लाना चाहते थे। तो उन्होंने एक सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और उसके साथ साथ ही जो भी अगर किसी भी रिपब्लिक मतलब जो भी फ्रांस के मेंबर में कोई भी
चाहे वो उनका फ्रेंड हो या एनिमी हो या कोई भी पर्सन, अगर वो रिपब्लिक के अगेंस्ट जाता है या उसके खिलाफ बात करता है तो वो क्या करते थे, उसको जेल में डाल देते थे। और जेल में अगर वो गिल्टी प्रूफ होता था तो उनको जो डेथ थी वो दी जाती थी एक मशीन से जिसका नाम था गुलेटिन। तो जो गुलेटिन मशीन थी वो काफी वियर्ड तरीके की मशीन हुआ करती थी। उसमें क्या 2 पोल्स होते थे हमारे, और पोल्स में एक ऊपर ब्लेड टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता था, और अगर पर्सन गिल्टी है तो उसका सर नीचे रख के उसको मतलब उसी से डेथ दे दी जाती थी। बहुत ज्यादा ये मतलब काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ करती थी, बस ये इसी को अडॉप्ट करते थे। जो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, यानी कि ही स्टार्टेड सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस हुआ करते थे, प्राइस को वो सील करने लगे। जो वेजेस होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा बनाना है तो बनाना अगर 40 रुपीज़ का है तो हर जगह बनाना की जो कॉस्ट होगी वो 40 रुपीज़ होगी, उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता। और जो वेजेस है, वेजेस फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर है, अगर उसका चार्ज हम 200 रुपीज़ दे रहे हैं तो उसका जो चार्ज होगा वो वही होगा, उससे कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस लेके आए पॉलिसी में अपने। और जो मीट एंड ब्रेड थे ये राशन होने लगे, और जो थे कि इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड हमारा स्टेपल डाइट हुआ करता था, तो उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड की क्वालिटीज थी, चाहे वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करें या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करें, उनको मतलब एक ही क्वालिटी के ब्रेड अवेलेबल मतलब मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने सबसे ज्यादा गलत जो की वो ये की कि चर्चेस वर कन्वर्टेड इनटू ऑफिस एंड बैरक, यानी कि जो चर्चेस हुआ करते थे हमारे उसको उन्होंने बैरक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और यहाँ तक कि जो फ्रांस था, फ्रांस बहुत फैंसी कंट्री है राइट, तो वहाँ के जो नाम हुआ करते थे लोगों के, जो टाइटल्स हुआ करते थे वो काफी फैंसी सा हुआ करता था। तो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उन्होंने टाइटल वहां का चेंज किया। उन्होंने ये कहा कि देयर विल बी ओनली 2 टाइटल, फर्स्ट इज हमारा सिटोइन एंड सेकंड इज हमारा सिटोइन। सिटोइन रिफर्स टू मेल मेंबर या मेल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एंड सिटोइन रिप्रेजेंट टू फीमेल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो 2 टाइटल थे हमारा, फर्स्ट इज हमारा सिटोइन एंड सेकंड इज सिटोइन। जब इतनी सारी चीजें देखने के बाद लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनके अगेंस्ट जाना चालू कर देते हैं, और जिस मशीन से वो दूसरों को डेथ दिया करते थे, तो क्या हुआ, रोबेस्पियर वॉज फर्स्ट कन्विक्टेड, ठीक है। उसके बाद 1794 में वो उनको अरेस्ट किया जाता है, और जिस मशीन से वो दूसरों को डेथ देते थे एज अ पनिशमेंट, उसी मशीन से उनको भी ग्लूटेंड कर दिया जाता है। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो जो फ्रांस की कंडीशन थी वो काफी ज्यादा बेकार हो गई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, यानी कि जब लुई 16 मोनार्की रूल के बाद उनकी भी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की, साथ में उनको डेथ दे दी गई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी जब खत्म हो गए तो जो फ्रांस था, तो फ्रांस में कंडीशन काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई। जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जो पावर में थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि जो वोटिंग राइट है, ठीक है, जो वोटिंग राइट है वो 21 ईयर के अबव जो मेल है उनको मिलेगा, बट जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे सिर्फ उनको, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनको वोटिंग राइट करने का राइट बिल्कुल भी नहीं था, और ना वुमेन्स का था। वुमेन्स का तो अभी तक आया ही नहीं था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ये इस वजह से बनाई गई क्योंकि इनको लगा कि अगर हम 2 तरीके की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे तो जो पावर्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, अगर इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। और पहली हमारी थी डायरेक्टरी, जिसमें 5 लीडर्स थे, ठीक है। लेकिन ये जो डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी में काफी ज्यादा क्लैशेस हुए डायरेक्टर रूलर्स के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल्स के बीच में। फिर इन सब की वजह से जो फ्रांस की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और बाकी के जो कंट्रीज होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम फ्रांस पे अटैक कर सकते हैं। उस टाइम हमको एक हीरो, एक लीडर की जरूरत होती है, और उस टाइम एक हीरो नजर आता है पिक्चर में, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन होते हैं? एक मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या होते हैं? जो फ्रांस की ये जो टफ टाइम या क्राइसिस वाला टाइम होता है
उसमें फ्रांस को बचाते हैं बाकी की कंट्रीज से। उसके बाद ये लीडर बनते हैं, फिर बाद में क्या ये मोनार्क बन जाते हैं फ्रांस में। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का 3rd पार्ट था। इसके बाद 4th पार्ट में हम वुमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स की कंडीशन देखेंगे और उन्होंने जो रिवोल्यूशन किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट D के साथ। थैंक यू सो मच।